नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एस सी गाइड में। मेरा नाम है आशीष रौतेला और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कंटिन्यू करने जा रहा हूं जनगणना 2001 यानी कि सेंसस 2001 का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। जिसने भी वो वीडियो या वो पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके वो पार्ट 1 देख ले, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस की या फिर यूके पीएससी के सिलेबस की, तो दोनों आयोग के द्वारा कराई गई परीक्षाओं में इस टॉपिक से हमेशा हर बार कम से कम 2 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इस टॉपिक को सीरियसली ले लो। अगर आपका अभी रिसेंटली कोई एग्जाम है, जैसे अपर पीसीएस का एग्जाम है 3 तारीख को, 3 अप्रैल को, तो इस टॉपिक को जरूर करके जाना। यहाँ से आपको निश्चित ही एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर जिसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और चैनल के बगल में जो ये बेल आइकन है इसे प्रेस कर दे, ताकि अगली बार जब भी हम वीडियो अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। ये हमारी आईडीज़ हैं, इनको आप वहाँ पे सर्च करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने जो जनगणना 2011 है यानी कि सेंसस 2011 है उसके कुछ पॉइंट्स कर लिए थे। जैसे कि हमने उसमें जो बेसिक पॉइंट थे वो कर लिए थे। उसके अलावा जो कुल जनसंख्या है, ठीक है, और जो 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या है, उसके अलावा दशकीय वृद्धि दर है, ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। तो जो आज हम शुरू करेंगे वो करेंगे जनघनत्व से, ठीक है। तो जनघनत्व के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हमको जिस तरीके से पढ़ना है, हमको क्या करना है, 2 पार्ट में इसको पढ़ना है। एक हमें भारत का देखना है और दूसरा उत्तराखंड का देखना है, क्योंकि क्वेश्चन ना कहीं से भी आ सकता है। भारत के बारे में भी पूछ सकता है और उत्तराखंड के बारे में भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले है भारत का जनघनत्व। तो भारत का जनघनत्व कितना है? भारत का जो जनघनत्व है वो है 382। और ये जो प्रश्न है ना, ये परसों ही जो 27 तारीख को 27 मार्च 2022 को, मतलब कुछ दिन पहले, जो ARO का एग्ज़ाम हुआ था जिसको कि यूके पीएससी ने कराया था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि निम्न में से भारत का जनघनत्व कितना है। तो जो भारत का जनघनत्व है वो है 382, ठीक है, 382, इसको याद करना। इसके अलावा फिर उत्तराखंड का जनघनत्व आता है। तो उत्तराखंड का जनघनत्व है 189 और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप देख रहे हो सेम एग्ज़ाम में यहाँ से इस पॉइंट से, मतलब इस टॉपिक के अंदर ये जो सब टॉपिक है छोटा सा, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं हम इंडिया के बारे में। तो भारत में सर्वाधिक जो जनघनत्व है वो किस राज्य का है? वो है बिहार का। और सबसे कम जनघनत्व है वो किसका है? वो है अरुणाचल प्रदेश का। तो भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वो है बिहार का और सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है? वो है हरिद्वार का। तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा, जो सबसे ज़्यादा और सबसे कम है उसका थोड़ा डाटा याद कर लेना कि हरिद्वार का जनघनत्व है 801 और जो सबसे कम जनघनत्व है उत्तराखंड का वो किस जिले में है? वो है उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी में सिर्फ 41 है उत्तरकाशी का जनघनत्व। तो अगर भारत में बोलेंगे सर्वाधिक जनघनत्व किस राज्य का है तो वो हो जाएगा बिहार, और उत्तराखंड में बोलेंगे कि सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का है तो ये हो जाएगा हरिद्वार का। और भारत में बोलेंगे कि सबसे कम जनघनत्व किस राज्य का है तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, और उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व किस जिले का है तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी का। देख रहे हो, सबसे ज़्यादा जनघनत्व हरिद्वार का है और सबसे कम उत्तरकाशी का है, और भारत में सबसे ज़्यादा बिहार का है और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। इसके अलावा जो उत्तराखंड का जो देश में स्थान है ना जनघनत्व के मामले में, वो 2011 की जनगणना के अनुसार 25वां स्थान है और वर्तमान में 26वां है, क्योंकि तेलंगाना बाद में बना था तो तेलंगाना की वजह से एक स्थान खिसक गया है। लेकिन हमको ध्यान में रखना है 25वां, ठीक है, 25वां याद रखना है, क्योंकि अक्सर प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ होता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ध्यान रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व में कौन सा स्थान था भारत का? वो था 25वां। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि जो सर्वाधिक जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं ना वो कौन कौन से हैं। और अब हम इनको जो देख रहे हैं ना वो घटते क्रम में देख रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हम उस जिलों को पढ़ेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, फिर उससे घटते घटते करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, अभी मैंने आपको बताया था, हरिद्वार में। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व है किसका? हरिद्वार का। हरिद्वार के बाद है उधम सिंह नगर का, उधम सिंह नगर के बाद है देहरादून का, और देहरादून के बाद है नैनीताल का। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो सीक्वेंस पूछ लेते हैं। अब आता है सबसे कम जनघनत्व वाले 4 जिले। अब हम इनको बढ़ते क्रम में लगाएंगे। सबसे कम जनघनत्व मैंने बोला था उत्तरकाशी का है, उसके बाद चमोली का हो जाएगा, चमोली के बाद पिथौरागढ़ का है और पिथौरागढ़ के बाद बागेश्वर का है।
इसके बाद हम देखते हैं कि जो जन घनत्व में या जनसंख्या घनत्व में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है ना, वो हुई है हरिद्वार। 2001 से 2011 के बीच जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है वो कहाँ पे हुई है? वो हुई है हरिद्वार में। देखो सबसे ज़्यादा जन घनत्व कहाँ का है? हरिद्वार का है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि भी किस में हुई है जन घनत्व में? वो भी हुई है हरिद्वार में। इसके बाद आते हैं हम जन घनत्व में सबसे कम वृद्धि किस जिले में हुई है। तो सबसे जो कम वृद्धि हुई है ना, वो हुई है अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में देखो -3 में वृद्धि हुई है, ठीक है, मतलब जन घनत्व पहले से कम हुआ है अल्मोड़ा में। तो सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है? हरिद्वार में। और सबसे कम वृद्धि हुई है अल्मोड़ा में। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों अब बात करते हैं लिंगानुपात की, मतलब सेक्स रेशियो की। तो लिंगानुपात 2011 के जो आंकड़े हैं उनमें सबसे पहले है भारत। तो भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है? वो है 943। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ठीक है, जो लोअर पीसीएस है, तो लोअर पीसीएस के पेपर में पूछा गया था ये। लेकिन दोस्तों हुआ क्या था कि वहाँ पे आयोग ने जो आंसर दिया था ना ऑप्शन में, वो दिया था 1940 और उसी को आंसर मानना था। इसके बाद क्या हुआ कि आयोग ने ये जो क्वेश्चन था ये डिलीट कर दिया गया था और इसके बोनस के मार्क्स सबको दे दिए गए थे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि भारत में जो लिंगानुपात सेक्स रेशियो है वो कितना है? वो 943 है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो जनगणना होती है ना, तो इसके भी 2 डाटा निकलते हैं। एक तो होता है फाइनल डाटा, ठीक है, एक फाइनल डाटा होता है और एक उससे पहले निकलता है वो। तो इस वजह से क्या होता है कि कन्फ्यूज़न बना हुआ रहता है। तो बहुत जगह 940 भी लिखा गया है, ठीक है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है 943। भारत का जो लिंगानुपात है वो क्या है? वो 943 है। और उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है यानी कि सेक्स रेशियो है वो है 1963। देख रहे हो 1943 यहाँ है 1963, मतलब भारत के लिंगानुपात से 20 ज़्यादा है किसका? उत्तराखंड का लिंगानुपात। तो ध्यान रखना कि कम किसका है? कम है भारत का और ज़्यादा है उत्तराखंड का। तो 943 और 963 में कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। जो राज्य का लिंगानुपात है वो देश के लिंगानुपात से ज़्यादा है, ये ध्यान रखना। अच्छा अब सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किसका है? तो सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है वो हो जाएगा केरल का। भारत में किस राज्य का सेक्स रेशियो या लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो ये हो जाएगा केरल का। और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो किस राज्य का है? उत्तराखंड में हो जाएगा अल्मोड़ा का। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात उत्तराखंड में किसका है? वो अल्मोड़ा का हो जाएगा। और भारत में किसका है? तो भारत में केरल के हो जाएगा। अब उसके बाद है सबसे कम। तो सबसे कम लिंगानुपात भारत में किसका है? यह है बिहार का। और उत्तराखंड में किसका है सबसे कम लिंगानुपात? तो ये हो जाएगा हरिद्वार का। ध्यान रखना, ठीक है। सबसे ज़्यादा है उत्तराखंड में लिंगानुपात अल्मोड़ा का और सबसे कम है हरिद्वार का। अच्छा अब दोस्तों बात आती है कि उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात में देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का हो जाएगा 13वां स्थान। तो कभी कभी वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तराखंड का मतलब लिंगानुपात में कौन सा स्थान है, या उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर में कौन सा स्थान है। तो इस केस में आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। अच्छा जो ये 13वां स्थान है ना, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। वर्तमान में 13वां स्थान नहीं है, वर्तमान में तो 14वां है, लेकिन ये है 2011 की जनगणना के अनुसार। और हमें 2011 की जनगणना के अनुसार ही याद करना है, क्योंकि पेपर में साफ साफ लिखा रहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कि लिंगानुपात कितना है या फिर डीजीआर कितना है। तो इस तरीके से लिखा रहता है। डीजीआर मतलब डिकेडल ग्रोथ रेट, यानी कि दशकीय वृद्धि दर। अब एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि उत्तराखंड में 7 जिले ऐसे हैं जिनका जो लिंगानुपात है ना वो 1000 से अधिक है। तो लिंगानुपात आपको पता ही होगा कि क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, होता क्या है कि मतलब ये देखा जाता है कि 1000 पुरुषों पे, ठीक है, 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या है ना वो कितनी है, मतलब 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, तो ये देखा जाता है। तो ये होता है क्या? लिंगानुपात। इसके बाद है कि ग्रामीण क्षेत्रों का जो लिंगानुपात है उत्तराखंड में, ठीक है, ये मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है? ये है 1000। और शहरी क्षेत्रों में कितना लिंगानुपात है उत्तराखंड का? ये हो जाएगा 884। तो ये 2 पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? किन 4 जिलों का उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है? तो हम इनको घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है अल्मोड़ा का, अल्मोड़ा के बाद है रुद्रप्रयाग का, रुद्रप्रयाग के बाद है पौड़ी का, और पौड़ी के बाद है किसका? पौड़ी के बाद हो जाएगा बागेश्वर का। और इनका ना सबका 1000 से ऊपर है, ठीक है, 1000 से ऊपर है। मैंने बताया ना 7 जिले हैं जिनके 1000 से ऊपर है, तो ये तो टॉप के 4 है ना, बाकी 3 और भी हैं। अच्छा जो सबसे कम लिंगानुपात है ना,
सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले कौन कौन से हैं, मतलब हमें जो सबसे कम है ना तो वहाँ से ऊपर उठते हुए 4 जिले बताने हैं, बढ़ते क्रम में बताना है। तो सबसे कम लिंगानुपात किसका है, यह है हरिद्वार का। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। हरिद्वार के बाद है देहरादून का, देहरादून के बाद है उधम सिंह नगर का, और उधम सिंह नगर के बाद किसका है, नैनीताल का। मैं दोस्तों अब बात करते हैं साक्षरता की। तो जो भारत में जो साक्षरता दर है भारत की वो है 73। कहीं कहीं आपको 74 भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इस चीज़ में थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि अलग अलग डाटा, मतलब गवर्नमेंट जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट जो डाटा है, इनमें भी कहीं कहीं जगह 73 लिखा हुआ, कहीं कहीं जगह 74 लिखा हुआ। तो ये जो डाटा है ना, ये आपको ऑप्शन के हिसाब से करना है। अगर ऑप्शन में 73 होगा तो आपको 73 मार्क करना है, अगर 74 होगा तो 74 मार्क करना है। और अगर ऑप्शन में दोनों होंगे ना तो समझ जाओ घबराने की बात नहीं है, आपको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ही फिर गलत हो जाएगा ना। जिस क्वेश्चन के एक से ज़्यादा ऑप्शन आंसर होते हैं तो वो क्वेश्चन फिर उसके बोनस मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, और उत्तराखंड में कितनी है साक्षरता, उत्तराखंड में साक्षरता है 78.8। और उत्तराखंड में जो स्थान है उत्तराखंड का साक्षरता में कौन सा स्थान है, तो ये 17वां स्थान है। साक्षरता कितनी है 78.8, और स्थान कितना है 17वां स्थान है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद आते हैं हम भारत में। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा साक्षरता है वो किसकी है, वो हो जाएगी आपकी केरल की। तो केरल की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आता है भारत में सबसे कम साक्षरता किसकी है, तो ये हो जाएगी बिहार राज्य की। तो बिहार राज्य की साक्षरता वो सबसे कम हो जाएगी। अब हम उत्तराखंड की बात करते हैं कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी है, तो उत्तराखंड में है देहरादून की सबसे ज़्यादा साक्षरता। और सबसे कम साक्षरता किसकी है, यह है उधम सिंह नगर की। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा देहरादून की हो जाएगी उत्तराखंड में, सबसे कम हो जाएगी उधम सिंह नगर में। और भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल की हो जाएगी और सबसे कम हो जाएगी बिहार की। अब इसके बाद आते हैं हम पुरुष साक्षरता के ऊपर। तो भारत में जो पुरुष साक्षरता है ना, ये कितनी है, यह है 80.9। तो ध्यान रखना 80.9 है पुरुष साक्षरता भारत में। और स्त्री साक्षरता भारत में कितनी है, जो भारत में स्त्री साक्षरता है वो कितनी है, वो है 64.6। तो स्त्री साक्षरता हो जाएगी 64% और पुरुष साक्षरता 80%। तो वही मैं फिर से बोल रहा हूँ, कहीं कहीं स्त्री साक्षरता 65% लिखा रहता है, पुरुष साक्षरता कहीं कहीं 82 पॉइंट समथिंग लिखा रहता है। तो ये अलग अलग डाटा है। ठीक है, तो आपको बस ये वाला डाटा याद रखना है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाला डाटा जो मतलब अंतिम डाटा था वो है। ठीक है, तो मैंने कहा कि 2 प्रकार के डाटा थे, एक अंतिम डाटा था जनगणना का और एक उससे पहले जो अनुमानित डाटा था, तो एक वो था। तो हमें अंतिम डाटा याद रखना है। तो पुरुष साक्षरता कितनी है भारत की 80.9 और स्त्री साक्षरता कितनी है 64.6। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में जो पुरुष साक्षरता है वो कितनी है, उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता है 87.4%। ध्यान रखना, पुरुष साक्षरता है 87.4%। और भारत में पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड का कौन सा नंबर है, यह है 13वां नंबर। तो ये जो जितने भी डाटे हैं इनको याद रखना कि पुरुष साक्षरता में भारत में कौन सा स्थान है, उत्तराखंड का 13वां है। और साक्षरता कितनी है पुरुष साक्षरता उत्तराखंड की 87.4%। अच्छा, अब पुरुष साक्षरता में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता किस जिले की है उत्तराखंड में, तो ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग की। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो पुरुष साक्षरता है वो हो जाएगी रुद्रप्रयाग जिले की। और जो सबसे कम पुरुष साक्षरता है ना उत्तराखंड में, वो किसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी हरिद्वार की। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक मतलब मेमोरी टिप्स बताता हूँ कि देखो, अगर कहीं पे भी एक तरफ अगर रुद्रप्रयाग होगा ना, एक तरफ अगर रुद्रप्रयाग होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, हरिद्वार होगा। ठीक है, कैसे, मैं बताता हूँ। मैंने क्या बोला था पिछले वाले पार्ट 1 में, मैंने बोला था कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है हरिद्वार की। तो सबसे कम जनसंख्या किसकी बोली थी मैंने, वो बोली थी रुद्रप्रयाग की। मतलब ये दोनों ना एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता किसकी है, रुद्रप्रयाग की है, तो सबसे कम पुरुष साक्षरता किसकी हो जाएगी, हरिद्वार की। तो इससे भी आप इसको ध्यान में रख सकते हो। अब इसके बाद आता है महिला साक्षरता। तो उत्तराखंड की महिला साक्षरता कितनी है, ये हो जाएगी 70%। और कौन सा स्थान है उत्तराखंड का भारत में महिला साक्षरता में, तो ये हो जाएगा 20वां स्थान। तो कौन सा स्थान है, साक्षरता में कितना है, पुरुष साक्षरता में कितना है, महिला साक्षरता में कितना है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। फिर आता है कि सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता किस जिले में है। तो सबसे ज़्यादा जो महिला साक्षरता है ना वो है देहरादून जिले की। ठीक है, और सबसे कम महिला साक्षरता किस जिले की है, तो यह है उत्तरकाशी जिले की। ये जो टेबल है ना, इसको अच्छे से आप ध्यान में रख लो और थोड़ा इनका भी ध्यान रखना कि भारत में कितनी है, भारत में मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा है, किस में सबसे कम है। ठीक है, तो अब क्या लिखा हुआ है अगली स्लाइड में, ये लिखा हुआ है कि सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, घटते क्रम में बताना है हमें। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है, देहरादून में। उसके बाद कहाँ पे है, उसके बाद है नैनीताल में।
फिर नैनीताल के बाद किस में है, फिर है चमोली में, और चमोली के बाद फिर है पिथौरागढ़ में। तो ये जो 4 हैं ये सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले ज़िले हैं उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले 4 ज़िले हैं वो हैं देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़, और इनका क्रम भी यही होगा, ठीक है, घटता क्रम है इनका ये। अब फिर दूसरा आता है कि सबसे कम साक्षरता वाला ये 4 ज़िले, मतलब, और ये क्या है, ये बढ़ते क्रम में है, हमें सबसे कम से ऊपर की तरफ जाना है। तो सबसे कम साक्षरता किसकी है, उधम सिंह नगर की है। उधम सिंह नगर के बाद किसकी है, हरिद्वार की है। हरिद्वार के बाद किसकी है, उत्तरकाशी की है, और उत्तरकाशी के बाद किसकी है, टिहरी की है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है ग्रामीण साक्षरता कि जो उत्तराखंड है, ठीक है, मैं अभी उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ क्योंकि भारत के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। भारत के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि भारत का कितना है, मतलब जो साक्षरता है या जो भी पॉइंट हम पढ़ रहे होंगे वो कितना है, भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में है और सबसे कम किस राज्य में है। भारत में बस 3 पॉइंट हमको पढ़ने हैं और उत्तराखंड में थोड़ा हमको ज़्यादा पढ़ना है। तो उत्तराखंड में जो ग्रामीण साक्षरता है वो कितनी है, वो है 76.3%। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो ग्रामीण साक्षरता है उत्तराखंड में वो है 76.3%, ठीक है। और जो नगरीय साक्षरता है, तो नगरीय साक्षरता यानी कि शहरी साक्षरता कितनी है, यह है 84.4%, ठीक है। तो यहाँ पे नगरीय साक्षरता ज़्यादा हो जाएगी किससे, ग्रामीण साक्षरता से। तो अभी तक जो हमने पॉइंट पढ़े हुए उसके अलावा क्या है, उसके अलावा एक पॉइंट आता है कि ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो एक तरफ मैंने भारत लिखा हुआ और दूसरी तरफ मैंने उत्तराखंड लिखा हुआ। तो भारत में जो नगरीकरण है ना ये कितना है, ये 31.2% है। तो भारत में जो शहरीकरण है या नगरीकरण है वो कितना है, 31.2%, और उत्तराखंड में कितना है नगरीकरण, 30.2%, ठीक है। 30.23 भी मत रखो याद, देखो यहाँ पे कितना है 31.2 और उत्तराखंड में कितना है 30.2। तो मतलब नगरीकरण ज़्यादा किस में है, भारत में है, और कम किस में है, उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड का जो नगरीकरण है ना वो बस 1 कम है, ठीक है। तो जो उत्तराखंड का नगरीकरण है ना वो बस 1 कम है भारत के नगरीकरण से। तो भारत का नगरीकरण कितना है 31.2% और उत्तराखंड का कितना है 30.2%। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा नगरीकरण, ठीक है, सबसे ज़्यादा नगरीकरण भारत में। अच्छा, इसमें भी होता है सबसे ज़्यादा जो नगरीकरण में भी 2 तरीके से हैं, ठीक है, एक है कुल संख्या में और एक है प्रतिशत में। तो अगर कुल संख्या में पूछेगा तो कुल संख्या में सबसे ज़्यादा नगरीकरण है महाराष्ट्र में, और प्रतिशत में किस में है, तो प्रतिशत में गोवा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब प्रश्न आएगा तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, वो प्रश्न में प्रतिशत पूछा हुआ है या नहीं पूछा हुआ। तो जब प्रश्न में पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा नगरीय प्रतिशत किस राज्य में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोवा। और अगर वो पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा नगरीय प्रतिशत किस राज्य का है, तब हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, और वैसे ऑप्शन को देख के भी कर सकते हैं हम, ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है सबसे कम नगरीकरण। तो जो कुल संख्या में जो सबसे कम नगरीकरण है वो है सिक्किम में, ठीक है, और प्रतिशत में किस में है, प्रतिशत में है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीय प्रतिशत रहता है, ठीक है, सबसे कम नगरीय प्रतिशत है वहाँ पे, नगरीकरण सबसे कम है हिमाचल प्रदेश में, ये ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं हम उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड में जो नगरीय प्रतिशत है वो मैंने बता दिया था कि 30.2 है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो नगरीकरण है उत्तराखंड में वो प्रतिशत में, ठीक है, वो है देहरादून में। तो देहरादून में सबसे ज़्यादा नगरीकरण प्रतिशत है देहरादून जिले का। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर वो पूछे कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा नगर, ठीक है, उत्तराखंड में पूछे अगर वो कि सबसे ज़्यादा नगर किस जिले में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा नगर किस जिले में है, तो ये हो जाएगा हरिद्वार, ठीक है, तो ये हरिद्वार हो जाएगा। देहरादून में सबसे ज़्यादा नगरीय प्रतिशत रहते हैं, ठीक है, नगरीय प्रतिशत जनसंख्या है देहरादून में। तो देहरादून में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है या नगरीय प्रतिशत है या नगरीकरण है, और सबसे ज़्यादा नगर किस में है, ये हरिद्वार में है। तो यहाँ पे थोड़ा इस चीज़ को समझ लेना। और सबसे कम नगरीकरण किस जिले में है, तो सबसे कम नगरीकरण है प्रतिशत में, यह है बागेश्वर में। तो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में नगरीकरण हो जाएगा देहरादून में, और सबसे कम नगरीकरण हो जाएगा बागेश्वर में। अब इसके बाद आता है भारत में ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। तो नगरीकरण तो हमने पढ़ लिया, नगरीकरण के बारे में, जो नगरीय जनसंख्या है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं ग्रामीण जनसंख्या। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है ना, सबसे ज़्यादा वो है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। और जो सबसे कम जो ग्रामीण जनसंख्या है ना भारत में, वो किस में, सिक्किम में। ठीक उत्तराखंड में भी हम ग्रामीण जनसंख्या देखते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है ना वो बागेश्वर में हो जाएगी, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वो देहरादून में हो जाएगी, ठीक है। नगरीकरण किस में था, सबसे ज़्यादा नगरीकरण देहरादून में था, और सबसे कम नगरीकरण किस में था, वो बागेश्वर में था। तो नगरीकरण का जस्ट उल्टा हो जाएगा ग्रामीण में। तो नगरीकरण में जो सबसे कम था, ठीक है,
वो ग्रामीण जनसंख्या में सबसे ज़्यादा हो जाएगा और नगरीकरण में जो सबसे ज़्यादा है वो ग्रामीण जनसंख्या में सबसे कम हो जाएगा। अब इसके बाद आता है अनुसूचित जाति। ठीक है, तो अनुसूचित जाति मतलब जनसंख्या से रिलेटेड इनसे भी क्वेश्चन आता है। तो अब हम भारत का देखते हैं पहले। तो भारत में एससी मतलब शेड्यूल कास्ट है। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ मैंने एससी। तो सबसे ज़्यादा एससी कहाँ रहते हैं भारत में, किस राज्य में रहते हैं? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एससी जो रहते हैं वो हैं यूपी में, लेकिन कुल संख्या में। ये प्रश्न आया था यूकेपीएससी के 2018 के क्वेश्चन पेपर में आया था ये, लेकिन ये क्वेश्चन आयोग ने ना डिलीट कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि उसमें पूछा था कि भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है। तो उसका आंसर वैसे कायदे से यूपी होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने पंजाब को आंसर माना था। पंजाब में प्रतिशत में रहती है। ठीक है, अगर आ जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा एससी या शेड्यूल कास्ट या फिर अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ रहती है, तो ये पंजाब में है। पौ से प्रतिशत, पौ से पंजाब। ठीक है, अब भारत में आते हैं सबसे कम पे। तो भारत में जो सबसे कम जो कुल संख्या रहती है ना, कुल जनसंख्या रहती है ना एससी की सबसे कम, वो रहती है मिजोरम में। मिजोरम में क्यों रहती है? क्योंकि मिजोरम में एसटी पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा। ठीक है, जो मिजोरम है उसमें अनुसूचित जनजाति रहती है सिर्फ, वहाँ पे एससी कोई रहता ही नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर भारत में सबसे कम एससी बोले तो चाहे वो कुल प्रतिशत पूछे, चाहे वो कुल संख्या पूछे या कुल प्रतिशत के मामले में पूछे, तो दोनों का आंसर मिजोरम होगा। मतलब सिंपल सा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आए कि सबसे कम एससी किस में रहते हैं भारत में, सबसे कम एससी किस राज्य में रहते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा मिजोरम, चाहे वो टोटल नंबर पूछे चाहे वो प्रतिशत में पूछे। फिर अब हम आते हैं उत्तराखंड में। तो सबसे पहले, इससे पहले जो पहला पार्ट था उसमें मैंने बताया था कि उत्तराखंड में जो एससी पॉपुलेशन है, ये 80% है, वो कितना है जनसंख्या का, तो 18.7% है। ठीक है, ये यूकेपीएससी के पेपर में भी आ रखा था। ठीक है, तो यूकेपीएससी के पेपर में भी आ रखा था ये क्वेश्चन 18.6। अब बात करते हैं उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो एससी रहते हैं ना वो किस जिले में रहते हैं। तो देखो दो है, एक तो कुल जनसंख्या है और एक प्रतिशत है। तो कुल जनसंख्या में एससी लोगों की या एससी लोगों की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या रहती है वो हरिद्वार में निवास करती है उत्तराखंड में। और प्रतिशत के मामले में जो सबसे ज़्यादा 80% रहता है ना उस जिले का, मतलब उस जिले में जितने भी लोग रहते हैं ना, जितने भी मतलब जैसे सामान्य हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ये लोग रहते हैं ना, इनमें जो प्रतिशत के मामले में जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत है ना वहाँ पे एससी लोगों का, वो किस में है? वो बागेश्वर में है। तो प्रश्न आएगा कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा एससी कहाँ रहते हैं? अगर कुल संख्या में पूछेगा तो हरिद्वार हो जाएगा आंसर, अगर प्रतिशत में पूछेगा तो बागेश्वर हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि सबसे कम एससी। ठीक है, एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति सबसे कम कहाँ रहती है? अगर कुल संख्या के मामले में पूछेगा तो चंपावत में रहती है, और अगर प्रतिशत के मामले में पूछेगा तो देहरादून में रहती है। ठीक है, तो जो ये मैं आपको डाटा बता रहा हूँ ना, ये डाटा, इन डाटा को ना ढंग से देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, और दो बार देखोगे वीडियो तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अभी हमने बात की एससी की, शेड्यूल कास्ट की, अब हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात करेंगे। तो सेम पढ़ेंगे हम। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जो एसटी रहती है ना, एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति जो सबसे ज़्यादा रहती है ना, वो कुल संख्या के मामले में सबसे ज़्यादा किस में है? एमपी में है। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में संख्या के मामले में। लेकिन अगर प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा एसटी यानी कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पूछेगा तो आंसर हो जाएगा मिजोरम में। क्योंकि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बोला ना, मैंने क्या बोला? मैंने कहा मिजोरम में सबसे कम एससी इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा एसटी रहते हैं, सबसे ज़्यादा जनजाति रहती है वहाँ पर। तो प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ हो जाएंगे? मिजोरम में हो जाएंगे। और कुल संख्या के मामले में सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ हो जाएंगे? ये मध्य प्रदेश में हो जाएंगे, यानी कि एमपी में हो जाएंगे। ठीक है, अब वैसे आता है सबसे कम, कि सबसे कम एसटी कहाँ रहते हैं। तो भारत में सबसे कम एसटी रहते हैं कुल संख्या के मामले में दमन एवं दीव में। ठीक है, तो दमन एवं दीव में सबसे कम एसटी रहते हैं। और प्रतिशत के मामले में सबसे कम एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति कहाँ रहती है? तो ये रहती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो प्रतिशत के मामले में उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। ठीक है, तो एसटी के मामले में उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड में जो एसटी रहती है वो कितना रहता है? वो 2.89। उत्तराखंड की जो जनसंख्या है ना उसका 2.89% जो है वो एसटी पॉपुलेशन है, यहाँ पे एसटी जनसंख्या है। और सबसे ज़्यादा जो एसटी पूछेगा ना, देखो यहाँ पे एक बहुत सिंपल है, अगर उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा एसटी बोल दिया ना तो हमारा आंसर सीधे सीधे उधम सिंह नगर हो जाएगा। हमें ये नहीं सोचना है कि वो परसेंटेज में बोल रहा है या वो कुल संख्या में बोल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा एसटी
यानी कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पूछ लिया उसने, तो हमारा आंसर सीधा उधम सिंह नगर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुल जनसंख्या में भी उधम सिंह नगर है सबसे ज़्यादा एसटी, और प्रतिशत में भी उधम सिंह नगर में है। लेकिन सबसे कम एसटी कहाँ है उत्तराखंड में? अब बात करते हैं इसकी। तो उत्तराखंड में जो सबसे कम एसटी यानी कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जो संख्या रहती है कुल संख्या के मामले में, ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या रहती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये किस में? ये कुल जनसंख्या में है। ठीक है, टोटल नंबर में बोल रहा हूँ। लेकिन अगर हम प्रतिशत की बात करें ना, तो टिहरी जिले में ना सबसे कम प्रतिशत एसटी जनसंख्या रहती है। ठीक है, तो प्रतिशत के मामले में सबसे कम एसटी पॉपुलेशन की या सबसे कम एसटी जनसंख्या की बात करें प्रतिशत में, तो आंसर टिहरी हो जाएगा। और अगर कुल जनसंख्या की बात करें या कुल जनसंख्या की बात करें सबसे कम एसटी में, तो ये रुद्रप्रयाग हो जाएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। तो हमने उत्तराखंड में जो सेंसस 2011 का जो डाटा है वो सारा का सारा डाटा हमने पढ़ लिया। आप इन 2 वीडियो को अगर आपने अच्छे से शुरू से लेकर एंड तक देखा होगा, ठीक है, तो यहाँ से या इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। जो क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। ठीक है, तो आप निश्चित होकर इन 2 वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और एक बार अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखिए। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि 2-3 बार देखने के बाद आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। और ये जो थोड़ा इसमें डाटा है, तो डाटा आपको खुद ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा याद करने में मुझे पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसका जो सबसे सही तरीका है वो है बार बार रिवाइज़ करो। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने बता दी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे उत्तराखंड का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि जो सेंसस है, जो जनगणना है उत्तराखंड का, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये कवर हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी तक अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आती है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों को और बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आ सकूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।